साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए 35 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये क्वेश्चन आज के सेशन के बहुत ही टॉप लेवल के हैं और विद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे। एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर हमारे साथ साथ करते हुए चलिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश की गठन की अगर मैं बात करूं तो आपको ये डेट याद रखनी है 1937। 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पर दो फैक्ट हैं और ये दूसरा फैक्ट जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसलिए अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जिसको पहले हम लोग उत्तर प्रदेश प्रांत या संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, का गठन 1937 में ब्रिटिश भारत की राज्य पुनर्गठन के दौरान हुआ था। ब्रिटिश भारत के राज्य पुनर्गठन के दौरान हुआ था। गणराज्य कब बना? 1950 में बना, इसलिए आपको ये डेट याद कर लेनी है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, तो 1956 भी आपको याद करते हुए चलना है। और 1947 यानी 1947 में भारत स्वतंत्र रूप से आजाद हुआ था। आपको 1947 को क्या याद कर लेना है कि अपना भारत आजाद कब हुआ? 1947 को। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था और 1950 को भारतीय गणराज्य बनने का वर्ष माना जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1937 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद करते हुए चलना है हमारे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो आप लोग यहाँ पर 1885 बिल्कुल लॉक करेंगे। 1885 पहला पड़ाव पहला ही सही हो जाता है। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनसी की स्थापना हुई थी। मैं आपको डिटेल से बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता के राजनीतिक हितों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार से संवाद स्थापित करना था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा होती है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण या परावर्तन। तो ये जो प्रक्रिया होती है विकिरण की प्रक्रिया होती है, यानी सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। विकिरण होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो ऊर्जा होती है ये तरंगों के रूप में क्या पृथ्वी तक पहुंचती है, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकिरण यानी कि रेडिएशन कहते हैं। इसलिए विकिरण आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। याद क्या करना है आपको? सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण की विधि से पहुंचती है, विक्रिया से पहुंचती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। संविधान का रक्षक आपको बताना है, राष्ट्रपति को कहा जाता है या प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर संविधान का संरक्षक या रक्षक जो बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर हो जाता सही। सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान की सुरक्षा और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को हो। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार है? संविधान की सुरक्षा और उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। बोला जा रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री से निकली है या गोमुख से निकली है, या अगर मैं बात करें राइट आंसर गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गंगोत्री। लेकिन यहाँ पर आपका गौमुख दिया गया है तो बिल्कुल सही हो जाता। मैं आपको डिटेल से बताऊं, गंगा ग्लेशियर से निकलता है, यहाँ से नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में होता है। इसलिए गौमुख आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर गौमुख नहीं दिया होता तो आप लोग किस आंसर को लॉक करते? गंगोत्री को लॉक करते, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, माइट्रोकांडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बनता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊं तो माइट्रोकांडिया में एटीपी बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है आप लोग क्लियर बताना। जो कोशिका की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है, कौन होती है? एटीपी का निर्माण करती है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर माइट्रोकांडिया को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की
अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसमें पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक हवा फैली होती है, इसलिए राइट आंसर आपको क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या बहादुर शाह? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता नाना साहब। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब ने किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर नाना साहब नहीं होता तो आप लोग रानी लक्ष्मीबाई को चूज करते। अगर मैं आपको बताऊं कानपुर में 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व हुआ वो नाना साहब ने किया था। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया और शहर की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। नाना साहब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल आपको याद कर लेना है 7 क्या है मौलिक अधिकार हैं और उन सब की संख्या और नाम आपको याद जरूर कर लेना है। मैं आपको याद करवाऊं तो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं। पहला आपका हो जाता है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ नंबर का हो जाता है संस्कृत और शैक्षिक अधिकार और यहाँ पर 6 नंबर राजनीतिक अधिकार, 7 संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसलिए ये सातों अधिकार आपको अपनी जुबान पर रट लीजिएगा और अगर किसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए तो उस क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम आप सभी को पता है क्या? बल, त्वरण या जड़त्व कार्य। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करोगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है क्या? कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जड़त्व इनर्शिया बिल्कुल सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन क्या यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? राज्यसभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद 2 सदनों वाली है। कौन सी? पहली है राज्यसभा जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन अपर हाउस और दूसरी है लोकसभा जिसको बोलते हैं निम्न सदन लोअर हाउस। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के साथ चला जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा जा रहा सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो अगर सबसे हल्की धातु की बात की जाए क्या सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या कैल्शियम? तो सबसे हल्की धातु याद कर लेना लिथियम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, लिथियम धातुओं में सबसे हल्की होती है और इसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए आपको लिथियम ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 18, 20 या 21 या 23? तो आपको याद कर लेना वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो 21% होता है। इसलिए राइट आंसर 21% के साथ जाना चाहिए। अगर आपने 21% को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे उन सभी का 1 नंबर पक्का हो जाता है। अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछा जा रहा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कितने भैया कक्ष होते हैं? आप सभी को पता होगा मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं। 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपको याद कर लेना है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ओवर कक्ष जो होते हैं 2 ओवर कक्ष होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज और 2 निचले कक्ष होते हैं जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। शरीर और फेफड़ों में परिसंचरण सुनिश्चित करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या मेरठ? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत यहाँ पर मेरठ से हुई। दिया गया था मेरठ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अगर आपने लॉक नहीं किया तो लॉक कर लीजिएगा। और मैं अगर आपको समझाऊं तो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ।
जब ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने बगावत कर दी, जो स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 में स्टार्ट हुआ था। ये डेट आपको याद कर लेना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त जो अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोल देते हैं। अगर मैं आपको आंसर की तरफ ले चलूं तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जा सकता है जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई विधेयक पास ना हो, और इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। बट उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या विद्युत प्रकाश? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, जो ध्वनि तरंग होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है और इन्हें हवा, पानी या ठोस में फैलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसलिए राइट आंसर आपका अनुदैर्ध्य बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपसे पूछा जा रहा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास या कबीर या रहीम? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है, तुलसीदास जी ने हिंदी यानी अवधी में रामचरितमानस की क्या की रचना की, जिसमें भगवान का जीवन और आदर्श बताया गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कितने स्टूडेंट रामचरितमानस को पढ़े हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम और बोले कि हाँ सर हमने रामायण पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या यहाँ पर प्लाज्मा? तो जमाने में यहाँ पर प्लेटलेट्स जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं, प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं और चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने का काम करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या अनुच्छेद 32? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों की मूलभूत आजादी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार के साथ करेक्ट आंसर चुना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लॉक करते हुए हमको एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड आपने लॉक किया। पौधे सूरज की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर, रामगढ़ ताल या बखीरा झील या चिल्का झील? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गोविंद सागर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है। अगर मैं आपको समझाऊं तो गोविंद सागर एक विशाल कृत्रिम जलाशय है जो रिहंद बांध पर बना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर गोविंद सागर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा या विजय विश्व तिरंगा प्यारा? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है वंदे मातरम। भारत का क्या है? एक राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करते
नहीं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम किया है। वंदे मातरम भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, जबकि जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ताप का एसआई मात्रक यहाँ पर केल्विन होता है। केल्विन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आप समझना चाहें तो ये डायरेक्ट समझ सकते हैं, ताप का अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपने लॉक भी कर दिया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या अवधी? तो ये जो वंदे मातरम है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पूछा जा रहा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, सोडियम, लोहा, पारा या जस्ता। तो जो धातु कमरे का तापमान पर द्रव होती है वो उसका नाम है पारा। क्या नाम है उसका? नाम है भैया पारा। पारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है तो बिल्कुल सही हो जाता। पारा एकमात्र धातु है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा मरकरी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता? प्लाज्मा, एंटीजन, एंटीबॉडी या प्लेटलेट्स। तो ये आपका होता है एंटीजन। एंटीजन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहां पर समझ सकते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर एंटीजन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पूछा जा रहा है संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या आपातकाल या राजनीति। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे 1 नंबर आने के हकदार बन जाएंगे। डीपीएसपी जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं डीपीएसपी हैं, जिसमें राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, करा भूगोल में मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? घोड़ा, ऊंट, हाथी या खच्चर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल का जहाज। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर होता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में बिना पानी के लंबे समय तक चल सकता है और भार उठाने या ढोने में सक्षम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे 1 नंबर पाने के हकदार बन जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो जब भी इंसुलिन हार्मोन्स की बात की जाए, क्या यकृत या पिट्यूटरी ग्रंथ या थायराइड या अग्नाशय? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है अग्नाशय, यानी शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लॉक करेंगे तो 1 नंबर पा जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से क्या होता है, निकलता है या स्रावित होता है? या शरीर में रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए अग्नाशय आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रतिपादित है? ये इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? कोशिका सिद्धांत, वंशागत या उत्क्रांति या गुरुत्व। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रांति। उत्क्रांति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन उत्क्रांति सिद्धांत के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार जीव समय के साथ प्रकृति चयन द्वारा विकसित होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्क्रांति आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। इसी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, मेलियस या इनकस या फीमर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है स्टेप। और इसी में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, एज अ होमवर्क आप लोग मान सकते। तो अगर मैं बात करूं, स्टेप्स कान के मध्य भाग में स्थित होती है और यह मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। यह ध्वनि तरंगों को अंदरूनी कान तक पहुंचाने में मदद करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं
33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। जय जवान जय किसान को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनता है। यह नारा 1965 में भारत और पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, जिसमें सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा नारा दिया था याद कर लेना, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वायुमंडल की ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत की भैया जब भी बात की जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा समताप मंडल। कहां पाई जाती है ओजोन परत? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। ओजोन परत होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल आपके क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। आंसर वायुमंडल की ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? भैया पौधों में जल का परिवहन का फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, या कॉर्टेक्स के द्वारा, या पत्तियों के द्वारा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इनमें से कोई नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट देंगे और एक बार इस क्लास का क्या देंगे, फीडबैक देंगे कि ये क्लास आपकी कैसी लगी और इन सारे क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। 35 क्वेश्चंस में से ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो 35 आउट 35 क्वेश्चन सही किए हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन सही किए हैं अराउंड। तो जितने आपके क्वेश्चन सही हुए आप लोग अपने आप से कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा और जुड़े रहिएगा अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ अपने एंड तक, यानी कि 27 अप्रैल तक आपकी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली हैं। नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।